प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक अन्य वीडियो क्लिप के साथ आपके साथ हैं और वीडियो क्लिप है आपके पाठ 5। पाठ का नाम है विदेशी यात्री और भारत वृत्तांत। इन विदेशी यात्रियों में हमने आपको अल-बरूनी के बारे में बताया, इब्न बतूता के बारे में बताया। आज हम इब्न बतूता के पुस्तक रिहला में भारत के बारे में जो वर्णन किया गया है उसके बारे में एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था, इब्न बतूता मोरक्को का था और 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया। यहाँ पर करीब 8 साल वो काजी के पद पर रहा। दिल्ली और आसपास के शहरों में घूमा। इब्न बतूता जो बाद में उसने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिहला, जो 1354 में उसने अपने मोरक्को देश में जाकर लिखी। उस पुस्तक में उसने भारत के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है। भारत के 3 चीज़ों के बारे में मुख्य उसका वर्णन है। पहला, नारियल और पान के बारे में। दूसरा, भारत के शहरों के जीवन के बारे में। और तीसरा, भारत की संचार व्यवस्था के बारे में। वो लिखता है कि भारत में 2 वृक्ष व फल विशेष रूप से पाए जाते थे जो अपने आप में उन्हें अजीब लगे। पहला, उन्होंने लिखा है कि भारत में नारियल जो पाया जाता था वो एक विस्मयकारी वृक्ष था जो खजूर की तरह दिखता था देखने में, लेकिन फल उसका खजूर से अलग होता था। उसका जो फल होता था वो खजूर से भिन्न होता था। अपवाद यही था कि दोनों में फल का अंतर था। दोनों वृक्ष एक जैसे दिखाई देते थे क्योंकि आपको पता है मध्य एशिया में खजूर ज़्यादा होता था। खजूर और नारियल में अंतर ये होता था, नहीं, नारियल का जो फल होता था वो सिर की आकृति का होता था। जिस प्रकार वो लिखता है कि सिर जैसे हमारे मस्तिष्क पर 2 आँखें होती हैं, उसी प्रकार से नारियल के ऊपर भी 2 आँखें होती थी, एक तरह निशान होते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे सर पर बाल होते हैं, उसी प्रकार नारियल के ऊपर घासनुमा बाल होते थे। सूखने के बाद कच्चा जब वो होता था हरा होता था, पकने के पश्चात वो दूसरा रूप ले लेता था, सूख जाता था। नारियल के जो घास होती थी उसका प्रयोग जहाज़ को बनाने में, जहाज़ को जोड़ने में, इसके अलावा उसका प्रयोग कई तरह की चीज़ों में किया जाता था जिसका उसने जिक्र किया है। इसके अलावा उसने पान के बारे में लिखा। वो लिखता है पान एक वृक्ष नहीं होता था, यह अंगूर की बेल की तरह होता था जिसका प्रयोग खाने में होता था और विशेष रूप से सुपारी के साथ इसका प्रयोग किया जाता था। सुपारी जिसे जायफल कहा जाता जैसी होती थी, जो कूट कर बारीक कर ली जाती थी, उसे इस पान के पत्ते के साथ मिलाकर इसका लोग सदुपयोग करते थे। अब ये था नारियल और पान के बारे में। इब्न बतूता ने अपने पुस्तक में शहरों के बारे में वर्णन किया है। इब्न बतूता सिंध, मुल्तान, लाहौर, अजमेर, उज्जैन, काबुल, कंधार और दौलताबाद जैसे शहरों में घूमा और उन्होंने जो कुछ देखा, भीड़ भाड़, गलियाँ, तंग बाज़ार, संगीत बाज़ार, उनके बारे में वर्णन किया। विशेष रूप से उन्होंने 2 शहरों का वर्णन किया है, एक तो दिल्ली और दूसरा दौलताबाद। दोनों ही मुग़ल काल तुगलक काल के जो मोहम्मद बिन तुगलक की 2 महत्वपूर्ण ये शहर थे जो राजधानी के रूप में थे। इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में लिखा है। वह कहता है कि दिल्ली घनी आबादी वाला शहर था, चारों तरफ सुरक्षा दीवार से घिरा होता था और जो कि 11 हाथ चौड़ी दीवार होती थी। दीवार पर घुड़सवार सुरक्षा दस्ते घूमते रहते थे। दीवार का निचला हिस्सा पत्थर से बनाया जाता था, ऊपर का हिस्सा ईंटों से। दीवार के अंदर खिड़कियाँ होती थी जो अंदर की तरफ खुलती थी। सुरक्षा के लिए वहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। द्वार के चारों तरफ, सुरक्षा दीवार के चारों तरफ 28 दरवाजे बताए और इनमें जो विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न शहरों को जाने वालों के नाम से दरवाजे होते थे। कश्मीरी गेट जैसे बदायूं दरवाज़ा इनमें सबसे विशाल दरवाज़ा बताया गया। लाहौर गेट, लाहौर दरवाज़ा जो आजकल नाम से जाना जाता है, ये उस समय के प्रसिद्ध दरवाजे जो दिल्ली के अंदर थे। दौलताबाद के बारे में वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने कहा कि दौलताबाद भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाई की दूसरी राजधानी थी जो एक प्रमुख केंद्र था। ये दिल्ली से भी किसी प्रकार से कम नहीं था। यहाँ पर उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न बाज़ारों का वर्णन किया है। खासकर नृत्य बाज़ार, गायन बाज़ार का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता था।
इसके अलावा वो लिखता है कि इनके भवन सुंदर होते थे, भवनों के जो दरवाजे थे वो अंदर की तरफ मकान की तरफ खुलते थे, भवनों में कालीन और सुंदर चीज़ों की व्यवस्था होती थी। और यहाँ शहरों की अर्थव्यवस्था गाँव की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती थी, क्योंकि गाँव में अगर अच्छी पैदावार होती थी तो शहरों में व्यापार होता था, व्यापार होने से विनिमय बढ़ता था, विनिमय बढ़ने से विभिन्न रोजगार बढ़ते थे, विभिन्न कार्यों का आरंभ होता था। और कहता है कि जो शहर थे तुगलक काल के वो उच्च कोटि के थे, अच्छे शहर थे और सुंदर शहर थे। इनके बारे में इब्न बतूता ने अपने वर्णन में व्याख्या की है। इब्न बतूता ने एक और चीज़ की व्याख्या की है, वो है भारत की संचार व्यवस्था। वो लिखता है कि भारत में दो तरह की संचार व्यवस्था थी उच्च कोटि की, एक उलूक और दूसरी दावा। वो कहता है ये संचार व्यवस्था इसलिए की जाती थी ताकि तत्काल सूचना पहुंचाई जा सके और अल्प सूचना पर सामान को पहुंचाया जा सके। संचार व्यवस्था दो रूप से चलती थी, एक घुड़सवार के रूप में जिसे उलूक कहा जाता, दूसरा व्यक्तियों के द्वारा जिसे दावा कहा जाता था। घुड़सवार 4 किलोमीटर पर एक घुड़सवार होता था, 4 मील पर, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रुत गति से सूचनाएं पहुंच जाता था। दावा इसी प्रकार दूसरी पैदल दौड़कर जाने वाले लोगों की एक संचार व्यवस्था थी, जिसमें एक गांव से दूसरे गांव जो लगभग 3 मील की दूरी पर होते थे वहाँ पर 3 व्यक्ति नियुक्त होते थे, और एक व्यक्ति जो एक स्थान दूसरे स्थान पर सूचना ले जाता था वो अपने हाथ में छड़ी रखता था। छड़ी के अंदर पीतल की घंटियाँ लगी होती थी, वो जब चलता था तो दौड़ता था तो घंटियाँ बजती थी। इससे अगला व्यक्ति जो आगे होता था उसको पता लग जाता कि आगे से कोई सूचना लेकर आ रहा है, वो तुरंत उस सूचना को लेकर दौड़ता और अगले तक पहुंचाता था। इस तरह से वो लिखता है इब्न बतूता कि जो सामान्य व्यक्ति एक स्थान दूसरे स्थान पर मुल्तान से दिल्ली तक या लाहौर से दिल्ली तक आने में 50 दिन लगाता था, वो मात्र 5 दिन में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी। इतनी तीव्र गति से सूचना पहुंचती थी जिसका उन्होंने बहुत ही प्रशंसा से वर्णन किया है। तो ये था इब्न बतूता का भारत के बारे में अपनी पुस्तक रिहला में वर्णन, विशेष रूप से नारियल पान के बारे में और नारियल व पान के बारे में, तथा भारतीय शहरों के बारे में, दिल्ली व दौलताबाद के बारे में विशेष रूप से, और उसके अलावा संचार व्यवस्था के बारे में वर्णन। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।